आज हम लोग 10 जनवरी को एनटीपीसी में पूछे गए सवालों का सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। पहला सवाल और बहुत आसान, ए और बी के पास क्रमशः सी से 20% और 28% कम राशि है, तो बताएं कि बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, ए, बी और सी, ए और बी दोनों सी से इतना और इतना प्रतिशत कम है, तो दोनों डायरेक्ट रिलेटेड किससे है? सी से। तो सी का मान अगर 100 है तो ए का मान क्या होगा? 80 और बी का मान क्या होगा? 72। ए 20% कम है तो 80 होगा, बी 28% कम है तो 72 होगा। अब क्वेश्चन कहता है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना कम दिखाई दे रहा? 8। किससे? ए से ना, तो ए है कितना? 80 गुना से 100। यही आपका आंसर होगा, बी ए से कितना प्रतिशत कम है? 10%। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, साझेदारी से, पार्टनरशिप से रवि और अनुज एक व्यापार शुरू करते हैं तथा वर्ष के अंत में 8400 रुपये का लाभ कमाते हैं। यदि रवि का लाभ 4500 रुपया है तो उनके द्वारा किए गए निवेश का अनुपात। बहुत साधारण सा क्वेश्चन, 8400 रुपया ये क्या है? ये कुल लाभ है जो उस व्यापार से प्राप्त हुआ। अब इसमें 4500 रुपया रवि का हो जाता है, तो 4500 के बाद जो होगा वो किसका होगा? वो दूसरे साझेदार का होगा, ऑब्वियस है। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 9 और यहाँ 3। रवि अगर 4500 ले गया तो दूसरे को 3900 मिल गया, यही ना? तो ये उनके लाभ का अनुपात होगा ना, और लाभ किस रेशियो में बांटा जाएगा? जो उनके पूंजी का अनुपात होगा। लाभ का बंटवारा किस रेशियो में हम लोग करेंगे? आप हमसे 3 गुना पूंजी लगाएंगे तो आप हमसे 3 गुना लाभ भी लेंगे, तो मतलब आप और हमारे बीच का जो लाभ होगा वही हमारे बीच का पूंजी भी होगा। तो लाभ का अनुपात ये है तो पूंजी का भी अनुपात यही होगा। रवि और दूसरा नाम अनुज, रवि और अनुज के पूंजियों का अनुपात यही होगा 45:39। इसको एक बार और काट सकते हैं, 3 से 15 बार में, 3 से 13 बार में। ये आपका आंसर होगा 15:13। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल भी बहुत आसान। एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 12% छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 2750 रुपया हो तो लाभ बराबर क्या? लाभ का मान बताना है। बहुत आसान सा सवाल। आपका सीपी क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, आपका सीपी 100 है, तो आपका अंकित मूल्य क्या होगा? 125। अब क्वेश्चन कहता है आपने दाम बढ़ाकर तो लिख दिया, लेकिन उसके बाद एक और काम कर रहे हैं, आप छूट दे रहे हैं 12% का। तो 125 का 12% निकालिएगा तो निकलता है 15, यानी 15 रुपया छूट दे रहे हैं। तो आप बेच कितना दे रहे हैं? 110 में। आपका एसपी क्या? आप कितने में बेच रहे हैं? 110 में। और आप कितने में बेच रहे हैं? दिया हुआ है 110% का मान कितना? 2750। 10% का मान कितना? अब कहिए 10% का मान क्यों निकाल रहे हैं? क्वेश्चन सिर्फ लाभ पूछ रहा है। देख लीजिए जरा सा, अगर आपका सीपी 100 है या 100% है, एक ही बात है, तो आपका एमपी 135% हो जाएगा। और इसमें हम 12% छोड़ेंगे तो 125 का 12% 15 होता है, 15 कम जाएगा तो बिकेगा कितना में? 110% में। और 110% का मान कितना? इतना। तो 10% का मान कितना? ये कटता है 25 बार में, 10% का मान 250। लाभ कितने का? 250 रुपये का। आइए अगले सवाल में आते हैं। और अगला सवाल, 2 से 281 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? या ऐसे भी कह सकते हैं 280 तक
के सभी सम संख्या का योग क्या होगा, तो भी शायद वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे छोटा सम 2 सबसे शुरुआत से शुरू किया है और 281 तक वही होगा जो 280 तक होगा। जो 10 तक में होगा वही 11 तक में सम संख्या होगा। 11 तक में सम संख्या बढ़ जाएगा क्या? नहीं ना। जो 10 तक में होगा, जैसे 10 तक में कौन कौन, 2 4 6 8 10, और 11 तक में कौन, कोई और बढ़ जाएगा क्या? 11 तक में भी वही होगा। तो क्वेश्चन कहने का मतलब, क्वेश्चन अगर ये भी हो तो बात वही है। अब आइए जरा सा, आपके सवाल में ये पूछा है सम संख्या। अगले पेपर में जब आप एग्जाम में हो सकता है विषम संख्या हो। तो आज हम लोग सम और विषम दोनों से समझेंगे, जरूरी नहीं है कि यही सवाल आए। देखिए, अगर आपके सामने ऐसा सवाल हो, 5 लगातार विषम संख्या का योग, या योग से पहले औसत निकालिए। पहले औसत भी पूछ सकता है, और औसत योग रिलेटेड है एक दूसरे से। सब कुछ जानिए आप, ताकि इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप बनाएं। देखिए, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, 1 3 5 7 9, 5 विषम संख्या है ना, उसका औसत क्या होगा? 5। जो बीच का संख्या होगा वही औसत हो जाएगा। तो औसत ये हो गया। उसी तरह अगर देखा जाए, एक विषम संख्या का औसत 1 और 3 विषम संख्याओं का औसत 2, 1 3 5 विषम संख्याओं का औसत 3, 1 3 5 7 विषम संख्याओं का औसत 4, 1 3 5 7 9, ये 5। हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, अगर ये बात आप देख लीजिएगा तो कोई फॉर्मूला रटना नहीं होगा। एक विषम संख्या है तो औसत 1, 2 विषम संख्या है औसत 2, चेक कर लीजिए आप। 1 + 3 4, 4/2 यानी 2। फिर 1 3 5 जोड़िए तो 5 3 8 1 9, 9/3 यानी 3। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ के बाद अब हम लोग इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, जितना विषम संख्या उतना औसत। एक विषम संख्या एक औसत, 2 विषम संख्या 2 औसत, 5 विषम संख्या 5 औसत, और n विषम संख्या n औसत। तो यहाँ के बाद अब हमको फॉर्मूला रटने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछेगा 5 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या कहिएगा? 5, और योग 5 × 5, क्योंकि औसत 5 है, संख्या भी 5 है। 5 से गुना कर देंगे, योग नहीं निकलेगा क्या? इसी के आधार पर आप शायद फॉर्मूला रटे भी होंगे, n प्राकृत विषम संख्याओं का योग बराबर n²। आप शायद ये पढ़े होंगे, वो यहीं से आता है। अब आइए, जब आप विषम सीख गए हैं तो इसी के आधार पर हम सम संख्या का भी योग आपको निकाल कर बताएंगे, ताकि आपको कुछ रटना नहीं पड़े, कोई फॉर्मूले के झमेले में नहीं पड़ना पड़े। देखिए, आप इसको गौर से देखिए, 1 3 5 7 9, 2 4 6 8 10। आप देख रहे हैं क्या, इससे एक बड़ा है ना, फिर 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 एक बड़ा है ना। इसका मतलब सम संख्या का जो औसत होगा वो एक अधिक होगा। विषम संख्या का औसत जितना भी होगा उससे एक अधिक औसत होगा सम संख्या, क्योंकि उसका वैल्यू एक बड़ा है ना। तो अभी आप औसत क्या लिखे थे? n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत n लिखे थे। अब क्या होगा? n+1। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब आइए अपने सवाल पर आते हैं, जो सवाल पूछा हुआ है। 281 तक में या 280 तक में, बात बराबर। अब 280 का आधा कर लीजिए, 140 सम संख्या होगा ना, और औसत क्या? 141। सही समझ रहे हैं आप, 141 क्यों? एक अधिक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका योग क्या होगा? इसी का गुणनफल। आइए गुना कर लीजिए, 4 4 चौक 16, और यहाँ हो जाएगा 1 4 1 4 7 9 1 0। आइए हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल
दो संख्या का योग 5 है। अंकों को बदलने पर नई संख्या में 1 जोड़ने पर पहली संख्या का तिगुना हो जाता है, तो संख्या क्या है? देखिए, सबसे पहला बात तो संख्या 2 अंकों वाली है और अभी जो संख्या है वो छोटी है। पलटते हैं तो वो तिगुना हो जाता है, इसका मतलब अभी छोटी संख्या है। मतलब जब भी होगा, देखिए अभी 42 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 42 को उल्टेंगे तो ये 24 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 24 ऑप्शन होता तो हो सकता है, क्योंकि 24 को उल्टेंगे तो 42 होगा, बड़ा हो रहा है ना। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि अभी जो होगा वो 42 नहीं हो सकता है, अभी जो होगा वो 32 नहीं हो सकता है, तो अभी जो होगा वो 23 या 14 होगा। क्योंकि 32 को उलटते हैं तो छोटा होता है। उलटने पर संख्या तिगुना हो रहा है तो उलटने पर बड़ा होना चाहिए ना। आप संख्या लीजिएगा 92, इसको उलटिएगा तो छोटा हो जाएगा ना। हाँ, 29 होता तो चलता, क्योंकि उलटने से बड़ा हो रहा है। उलटने से तिगुना होना चाहिए, तिगुना के आसपास होना चाहिए। तो इसी आधार पर तो हम 2 ऑप्शन को छांट दिए। अब बचा 2 ऑप्शन। अब इसको उलट देंगे तो ये जो 23 है वो 32 हो जाएगा, और 32 में 1 जोड़ेंगे तो क्या ये तिगुना हो गया 23 का? क्या ये नहीं होगा। आपका आंसर 14 ऐसे हो गया। आप 14 चेक भी कर लीजिए। अगर ये 14 है तो इसको उल्टेंगे तो 41 होगा, और जैसे 1 जोड़ेंगे ये 42 हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। ये आपके सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये आंसर होगा। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आयु संबंधी प्रश्न। बहुत आसान। महेंद्र तथा रामू की आयु का अनुपात 6:7 है तथा 15 वर्ष पहले यह अनुपात 3:4 था। मतलब 15 वर्ष पहले महेंद्र कितने का? 3x, और रामू कितने का? 4x। 15 साल पहले का बात कर रहे हैं। आज कितने का होगा? आज इतने का, और ये भी आज इतने का। दोनों बड़ा होगा ना, 15 साल बड़ा होगा। और आज दोनों के उम्र का अनुपात 6:7। क्या x का मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे? x का मान निकालेंगे। आइए जरा सा हम लोग आंसर ले लेते हैं, फिर और कुछ करने का प्रयास करेंगे। 7 से गुना करेंगे तो 21x प्लस क्या 105 बराबर क्या 24x बराबर क्या 90। अब ये 21 इधर चला जाएगा तो 3x, और 90 इधर आएगा तो 15, और x बराबर कितना 5। x का मान 5, तो हमको वर्तमान उम्र चाहिए। वर्तमान उम्र ये होगा, किसका उम्र चाहिए? महेंद्र का। और महेंद्र का ये 3x जो था ये तो पहले का उम्र था। वर्तमान में प्लस 15 भी लेना होगा, तो 5 तिया 15 और 15 30। वर्तमान में महेंद्र कितने वर्ष का? 30 वर्ष का। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा x नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। 3 और 4 यही रेशियो था ना, ये बन गया 6 और 7। ये बढ़ा कितना 3, ये बढ़ा कितना 3, और 3 जो बढ़ा है किसके कारण? 15 के कारण। तो 3 बराबर 15, तो 6 बराबर 30। ये उत्तर है। ऐसे हल कीजिए। आइए अगले सवाल। आइए अगला सवाल एलसीएम निकालने बोला गया है। किसका? इसका और इसका। अब यहां बहुत सारा टर्म है, 2 3 5 7। आप सिर्फ इसको देखिए, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 4। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि इसका एलसीएम क्या होगा। अगर ये हम लोग कर लेते हैं तो सबको करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका और इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 पर पावर 4 होगा। एलसीएम में सारा टर्म आता है, एक टर्म दोबारा नहीं आता। अब कहिए ये क्यों होगा? आप इसको छोड़िए, आप ये देखिए 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 4 का एलसीएम तो आप 4 कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। आइए 4 हम कहेंगे, ये 2 पर पावर 1 है और 4 को हम 2 पर पावर 2 कहेंगे। अब एलसीएम क्या होगा? अब एलसीएम आप 4 कह रहे थे ना, तो 4 को 2 पर पावर 2 नहीं कहेंगे क्या? एलसीएम 2 पर पावर 2 होगा। मतलब आप जान गए कि जिसका पावर मैक्सिमम है वही एलसीएम होगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पर, बहुत आसान।
अब यहाँ 2 पर पावर 2 है और 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 4 ले लेंगे, 2 पर पावर 2 उसमें आ ही गया, दोबारा नहीं लेना है। 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 4, फिर 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, फिर क्या 7 पर 2, 7 पर 3, आप कहिएगा 7 पर 3, ये आपका लॉस होगा, ये आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन में अगर एचसीएफ पूछ दे तो हो सकता है अभी एलसीएम दिख रहा है, जब आप एग्जाम में हो तो एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ भी हम लोग देख लें। आइए एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम अभी आप सीखे ना निकालना, जस्ट उल्टा होता, वहां यहां मैक्सिमम पावर लिए थे, वहां मिनिमम पावर लेंगे। तो 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 4 तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखिए 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 दोनों में है, 2 पर पावर 2 दोनों में है, 2 पर पावर 4 दोनों में है, क्या एचसीएफ वही होता है जो सब में होता है। तो 2 पर पावर 4 सब में नहीं है, सब में क्या है 2 पर पावर 2, आप समझ चुके हैं और कुछ समझाने का आवश्यकता नहीं है। अब 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 3, 3 होगा, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, ये 2 होगा, 7 पर पावर 2 होगा। यही फर्क है एलसीएम एचसीएफ में। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल 9, 11, 14 और के का माध्य 11 हो तो के का मान निकालें, बहुत आसान। 9 प्लस 11 प्लस 14 प्लस के, और इसको 4 से भाग लगाएंगे तो यही माध्य होगा, यही औसत होगा। औसत के दिया हुआ है, औसत 11 दिया हुआ है। अब हम लोग के का मान निकाल लें। 11 9 20, 20 10 30 34, ये 34 प्लस के बराबर 44, और ये उधर जाके घट जाएगा के बराबर 10, के का मान 10 होगा। अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग। अगला सवाल, एक व्यक्ति 10% साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को उधार देता है तथा दूसरे व्यक्ति को 10% CI की दर से समान राशि तथा समान समय के लिए उधार देता है, जबकि ब्याज का संयोजन छमाही हो एवं दोनों ब्याजों का अंतर 50 रुपया हो तो धन क्या है। बहुत साधारण सवाल। एक जगह हमने साधारण ब्याज पर दिया 1 साल के लिए, तो वहां तो हमको 10% ही मिलेगा। रेट 10% वार्षिक है तो 10% ही मिलेगा। दूसरे जगह हमने 10% के दर से दिया, लेकिन वहां चक्रवृद्धि ब्याज है और छमाही संयोजन है, और छमाही संयोजन है तो रेट 5% हो जाएगा। 10% वार्षिक, वर्ष में 10 ना, 6 माह में 5, और 6 माह में 5 तो फिर 6 माह में 5 और 5 का 5, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलेगा। इस तरह हम लोग को ब्याज क्या मिलेगा, 10.25%। ये बात कहाँ से, ये हम लोग समझ चुके हैं। डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस 0.25% का, मतलब डिफरेंस 1/4% का। 1/4% का मान 50, 1% का मान क्या 200, और 100% का मान क्या 100% का मान 2 जीरो और दे दीजिए, मूलधन ये होगा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल साधारण ब्याज का, और बहुत ही साधारण क्वेश्चन कहता है 12,000 रुपये का SI की दर से 4 वर्ष में, SI की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है। दर बताएं, दर का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन 12,000 गुना समय, ये आपका आंसर है। इससे ये 10 बार में, और 1 जीरो कटेगा, 10/4 यानी 5/2, 2.5 वर्ष, ये आपका आंसर है। और थोड़ा सा अभी संख्या पर पकड़ होता तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये 10% साफ दिख रहा है, और 4 साल में 10%, 1 साल में 2.5%, ये आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते थे। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, एक आयत है जिसका भुजा 8 और 5 है, उसके चारों शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर रेडियस का ये त्रिज्यखंड काट लिया जाता है। क्वेश्चन कहता है शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। बहुत आसान, पहले आप देखिए पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना, तो आप कहिएगा 8 गुना 5।
जब चारों त्रिज्यखंड काट के नहीं निकाले थे तब क्षेत्रफल कितना था, तब 8 गुना 5 था। अब एक त्रिज्यखंड ये काट के निकाले हैं, ये 90 डिग्री है ना, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और चारों त्रिज्यखंड को मिला देंगे तो 360 डिग्री, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, आर का मान 2 गुना 2, ये आपका आंसर रह जाएगा। यानी 40 माइनस 4 पाई, 4 कॉमन ले लीजिए, 10 माइनस पाई, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए क्वेश्चन कहता है 20 कमीज का विक्रय मूल्य, 20 कमीज बेचने पर जो 5 कमीज का विक्रय मूल्य है वो हमारा लाभ है। तो जरा सा हम लोग ऐसा मान लें क्या, एक कमीज का विक्रय मूल्य 1 रुपया, एक कमीज का विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा, तो 20 कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा, 20 रुपया, और 5 कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 रुपया। आप कह सकते हैं ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है। 5 कमीज का जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य ही नहीं, लाभ भी है ना, क्वेश्चन कह रहा है 5 कमीज का जो विक्रय मूल्य है वो लाभ है। तो ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है, लाभ जैसे घटाएंगे क्रय मूल्य बचेगा। अब तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, 5 रुपए का लाभ कितना में, 15 में गुना 100, यही आपका प्रतिशत लाभ होगा 100/3%। ये आंसर है। आप इस क्वेश्चन में ऐसा भी सोच सकते थे, क्वेश्चन कहता है 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज का लाभ हुआ, यानी अंतिम 5 कमीज नहीं बिकता तो लाभ नहीं होता क्या, तब वही 5 कमीज लाभ होता, रुपया के रूप में लाभ नहीं। सोचिए जरा सा, 20 कमीज हमने बेचा और उसमें 5 कमीज का विक्रय मूल्य हमारा लाभ है। कल्पना कीजिए कि वो 5 कमीज नहीं बिका होता तो क्रय मूल्य तो वापस आ गया है, क्योंकि क्रय मूल्य के बाद ही लाभ होगा ना। अंतिम 5 कमीज हमारा लाभ है तो 5 कमीज नहीं बिका, तो 15 कमीज बेचकर क्रय मूल्य तो आ गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लाभ अब क्या हुआ, 5 कमीज, और 5 कमीज का लाभ 15 बेचकर 5 का लाभ 33.1/3% लाभ। कहीं पे लगाने का जरूरत नहीं है। 15 कमीज जो ही बेचे, 5 कमीज आपका हो गया ना, तो 15 कमीज बेचकर 5 कमीज का लाभ 1/3 है क्या, 33.1/3% लिख दीजिए, और कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, A, B, C 3 नल किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 24 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकता है। टंकी की तली में एक छोटा छेद है जो टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 1 घंटे बाद छेद का पता चलता है तो तत्काल उसे ठीक कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए सबका क्षमता हम लोग ले लें, A, B, C, D 4 नल हैं या 3 नल भरने वाला है, एक निकासी नल है। अब क्षमता दिया है 6, 24, 12 और 18। इन सभी के क्षमताओं को देखते हुए हम काम ले लेते हैं 72। टंकी का क्षमता 72 लीटर और नल ए उसे 6 घंटे में भर लेता है, तो 1 घंटे में क्या करता है 12 लीटर। ये 24 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में क्या भरता होगा 3 लीटर। ये 12 घंटे में इतना, तो 1 घंटे में 6 लीटर और 1 घंटे में ये खाली कितना करता है 4 लीटर। 1 घंटे बाद उस टंकी के तली में छेद का पता चला, तो 1 घंटा तो सब काम किया होगा। कौन कौन, तीनों भरने वाला और खाली करने वाला। तो 1 घंटा में कितना काम होगा 12, 3, 15, 6, 21 और 21 में 4 लीटर कम हो जाएगा क्योंकि 4 लीटर पानी बाहर निकल गया होगा, तो 17। 72 लीटर भरना था, 17 लीटर भराया, बचा कितना 55 लीटर। इसके बाद इसको बंद कर दिया गया, उसमें जो छेद था उसको ठीक कर दिया गया। तो अब कितना भराएगा 1 घंटे में, तो 12, 3, 15, 6, 21। अब 21 से भाग लगा दीजिए कितना समय और लगेगा, यही आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर यदि ए अकेले आधा काम करे तथा शेष आधा काम बी अकेले करे तो काम 25 दिन में पूरा होगा। यदि बी
ए की तुलना में अधिक कुशल हो तो बी द्वारा अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करता है, तो ये लिख पाएंगे हम लोग क्या, ये काम किसका, ए का 1 दिन का, ये काम किसका, बी का 1 दिन का, और ये काम किसका, दोनों का 1 दिन का, और ये तो होगा ही। फिर हम लोग लिख रहे हैं ए और बी। ए आधा काम करके जाता है, तो पूरा काम करने में ए को ए दिन लगता है, तो आधा काम करने में कितना लगे, एक काम करने में ए दिन लगता है, तो आधा काम करने में कितना लगेगा, a/2 दिन। इसको कितना लगेगा, b/2 दिन, और दोनों का समय जोड़ते हैं तो समय किसके बराबर होगा, समय दिया हुआ है 25 दिन के बराबर। अब इसको अगर जोड़ते हैं 2 तो a + b बराबर क्या 25, a + b का मान क्या 50, a + b का मान 50, तो हम लोग a बराबर 50 - b लिख सकते हैं क्या, यहाँ हम लोग पुट कर लेते हैं, a का मान 50/b, 1/50 - b + 1/b बराबर 1/12। अब हल करेंगे तो डायरेक्ट b का मान आएगा, b ही पूछ रहा है ना, ये आपका आंसर है। 50 - b और b, यहाँ क्या होगा b प्लस क्या 50 - b, b और b कैंसिल बराबर क्या 1/12। अब 50 × 12, और इधर क्या होगा, इधर होगा 50b माइनस क्या b² बराबर कितना 600। अब यहाँ हम लोग इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, फिर सब माइनस को उधर भेज देंगे, तो b² प्लस कितना 50b प्लस कितना, ये माइनस होगा 600 बराबर 0। अब इसको तोड़ लीजिए, b² माइनस 30b माइनस 20b प्लस 600 बराबर 0। b माइनस 30 फिर माइनस 20, b माइनस 30 बराबर 0, b माइनस 30 और b माइनस 20 बराबर 0। b का मान 30 और b का मान 30 और 20 दोनों निकल रहा है। तो b क्वेश्चन क्या कहता है, b a की तुलना में अधिक कुशल है, b अधिक कुशल है मतलब b को कम वक्त लगेगा, b का समय 20 दिन, a का समय 30 दिन, ये आपका आंसर।